हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज का टॉपिक है हमारे पास में पर्यावरण प्रदूषण का तीसरा बिंदु भू प्रदूषण, और उसके बाद में पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो टॉपिक डालेंगे अपन पर्यावरण प्रदूषण, और उसमें आज का टॉपिक दो होंगे। एक तो आपका भू प्रदूषण और दूसरा बिंदु जो होगा वो होगा ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज हम भू प्रदूषण के बारे में कि भू प्रदूषण क्या होता है, मतलब जमीन का प्रदूषण। जमीन में किस प्रकार से प्रदूषण होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मृदा जो होती है, जिसे हम मिट्टी कहते हैं, इस मृदा के अंदर होने वाले जितने भी प्रदूषण की जो संख्या होती है वो किन कारणों से बढ़ती है। जैसे कि आपने देखा होगा कीटनाशक दवाइयों का अत्यधिक उपयोग जब हम जमीन में करते हैं, वो कब करते हैं? कृषि के समय। और जब हम कृषि के समय बहुत ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग करते हैं तो ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, और इस तरीके से भू प्रदूषण बढ़ जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि इसकी परिभाषा शुरू में भू प्रदूषण क्या परिभाषा होनी चाहिए। मृदा प्रदूषण, मृदा में होने वाले प्रदूषण को भू प्रदूषण कहते हैं। यह मुख्यतः कृषि में उपस्थित अधिक मात्रा में कीटनाशक का उपयोग करने से जमीन की उर्वरक क्षमता समाप्त हो जाती है। उस कंडीशन को हम भू प्रदूषण की संख्या या संज्ञा देते हैं। ठीक है, तो परिभाषा हम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? मृदा प्रदूषण, मृदा का अधिक दूषित होना, या हम कह सकते हैं प्रदूषित होना, भू प्रदूषण कहलाता है। जब कृषि में अधिक मात्रा में, ये एज एक एग्जाम्पल है, ये क्या है? एग्जाम्पल दे रहा हूं परिभाषा के माध्यम। मान लीजिए एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कृषि क्षेत्र में ऐसे तो आप देखते हैं कि जितना भी भारी और जो बेकार कचरा जमीन में मिलता है, और उस मिलने की वजह से, उसके मिलने से जमीन प्रदूषित हो जाती है। उसी तरीके से मैं एक छोटा सा उदाहरण कृषि का दे रहा हूं कि जब कृषि में अत्यधिक मात्रा में, अधिक मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं तो भू प्रदूषित होती है। ठीक है, तो जमीन के अंदर अगर अधिक मात्रा में हम कीटनाशक का उपयोग करते हैं, जो दवाइयां का उपयोग करते हैं, उस दवाइयों के उपयोग करने से भी आपके जमीन की उर्वरक क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। अब क्षमता खत्म हो गई तो जमीन का प्रदूषण हो गया। ठीक है, चलिए ये तो आपका भू प्रदूषण हो गया। इसके बाद में आता है दूसरे नंबर पे ध्वनि प्रदूषण। अब ध्वनि प्रदूषण आप जानते ही हैं, जब मानव की सुनने की क्षमता के समय अगर असहनीय स्थिति में अगर आवाज आती है, मतलब ध्वनि का मानव की सहनीय सीमा से अधिक या असहज अगर कंडीशन में आवाज आ रही है, कि हम जब सुनते हैं तो एक तरीके से कानों में जब अंगुलियां लगा लेते हैं, हम चाहते हैं कि वो आवाज़ हमारे कानों में ना घुसे, तो असहनीय आवाज़ हो गई, असहज आवाज़ हो गई। उसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा हो गई ध्वनि की असहनीय या फिर असहज स्थिति जिसे हम सुन नहीं सकते या सुनना नहीं चाहते, क्या कहलाएगा? ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि ध्वनि की असहनीयता, असहज स्थिति, ठीक है। अगर मान लीजिए ध्वनि का मानव की
सहनीय सीमा से अधिक है, हमारी सुनने की क्षमता कम है लेकिन उससे भी अधिक मात्रा में आवाज़ हमारे कानों के जरिए जा रही है, हमें असहज महसूस हो रहा है, उस कंडीशन को हम ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे कि उद्योग धंधे में चलने वाली मशीनें हैं, लाउड स्पीकर है, तोड़ फोड़ का काम होता है, तीव्र चालित मोटर होती है, कई सायरन बजते हैं। कई बार देखते होंगे दोपहर टाइम पे फेरी वाले आते हैं, थोड़ा सा जब हम सोते हैं तो चिल्लाने लगते हैं लोग, तो हम सोचते हैं कि ये भाग जाए, ऐसी कुछ कंडीशन रहती है। सामुदायिक कितनी गतिविधियां होती है, सांस्कृतिक गतिविधियां होती है, धार्मिक, जब कई बार क्या होता है कि बड़े बड़े स्पीकर लगाए जाते हैं, तो वो एक तरीके से ध्वनि प्रदूषण का स्रोत माना जाता है। लिख लेंगे ध्वनि प्रदूषण के स्रोत। और वो स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे कि लाउड स्पीकर, ठीक है, उद्योगों में मशीनों के संचालन, ठीक है। इसके अलावा आपके कौन कौन से बताए मैंने, जो आपके तोड़ फोड़ का काम होता है, ठीक है, तोड़ फोड़ का काम। इसके अलावा मोटर गाड़ियां, रेलगाड़ियां, वायुयान, ये भी तो आपके ध्वनि प्रदूषण का कारण बनते हैं। इसके अलावा किसी भी प्रकार का सायरन, कुछ भी हो सकता है, आप कुछ भी उदाहरण लिख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको एक बात बताऊं, शोर जो होता है, शोर मतलब ध्वनि, अगर इसके स्तर को नापना होता है तो नापते हैं किसमें? डेसिबल के अंदर, ठीक है। ये आपका छोटा क्वेश्चन है, मोस्ट डाल लीजिए। शोर के स्तर को डेसिबल में मापा जाता है। अब पूछोगे डेसिबल क्या होता है जी? डेसिबल जैसे कि आप किलोमीटर, मतलब दूरी को किस में नापते हो? किलोमीटर में। अगर दूध को नापना है तो लीटर में, अगर किसी वजन को नापना है तो किलोग्राम में। वैसे ही ध्वनि के स्तर को अगर नापना होता है तो डेसिबल इकाई जिसे हम कहते हैं, इस इकाई के रूप में इसको नापा जाता है, ठीक है। देखिए, ध्वनि प्रदूषण जो है वो यातायात द्वारा पैदा होता है, आप सब जानते हैं, जिसके अंदर वायुयान भी आता है, ठीक है, वाहन भी आते हैं, रेलगाड़ियां भी आती है, सड़कों की दशाओं के ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर करती है। सड़क जैसी होगी उस अकॉर्डिंग जो है वो ध्वनि प्रदूषण पैदा करने में एक अहम भूमिका निभाती है सड़क, ठीक है। लिखेंगे अपन, क्या लिखना है इस लाइन को, कि ध्वनि प्रदूषण यातायात द्वारा भी पैदा होता है, ठीक है, यातायात द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता है। और यातायात में लिख लीजिए, जैसे कि वायुयान है, जैसे कि रेलगाड़ी है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। और ये डिपेंड करता है सड़कों पे, सड़कों पर निर्भरता होती है, सड़क जैसी वैसी ही। अब रेलगाड़ी और वायुयान में तो कोई सड़क की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि इसमें तो पटरियों पे चलती है और ये आपके हवाओं में चलती है। लेकिन इसमें एक चीज जोड़ सकते हैं, वाहन, किसी भी प्रकार का वाहन जो होता है वो सड़कों के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि रेलगाड़ी भी निर्भर करती है पटरियों पर, अगर वो पटरियां ज़्यादातर सिटी से होकर गुजरती है, आपके करीब से होकर गुजरती है, जब वो चलती है तो बड़ी मात्रा में शोरगुल करती हुई चलती है, वो आपके ध्वनि प्रदूषण का कारण बन सकती है। वायुयान, जहां पर आप निवास करते हैं उसके अगर इर्द गिर्द किसी भी प्रकार का रुकने का स्थान जहां प्लेन उतरते हैं, हवाई अड्डे जिन्हें बोलते हैं, अगर उनके करीब है तो आप ध्वनि प्रदूषण के शिकार रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ध्वनि प्रदूषण के कारण है, और वो क्यों है वो मैंने आपको बताया। आगे भी है ध्वनि प्रदूषण किन कारणों से और होता है, कहाँ कहाँ होता है, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी ध्वनि प्रदूषण से बीमारियां होती है उसके बारे में भी हम बताएंगे। यहाँ तक आप उतार लीजिए। देखिए, कई बार आपने देखा होगा समुद्री जो एरिया होता है, जगह होती है जहाँ पे बड़े बड़े बंदरगाह होते हैं, वहां पर भी समुद्री यात्रा करने वाले जो जहाज होते हैं वो भी पोल्यूशन करने का काम करते हैं, ध्वनि प्रदूषण का काम करते हैं, ठीक है। तो लिख देंगे अपन, समुद्री यातायात के कारण भी शोर
होता है यह निर्भर करता है वहाँ की विशालता पर। मतलब अगर मान लीजिए जहाँ बंदरगाह होते हैं उनकी अगर विशालता है और वो विशालता इतनी बड़ी है कि वहाँ पर जहाज़ बहुत रुकते हैं, तो आप जानते ही हैं जब जहाज़ चलते हैं तो वो सायरन बजाते हैं, आते हैं, वहाँ काम चलता है, कई तरह के काम वहाँ पे होते हैं। इस वजह से भी शोरगुल होता है, ध्वनि प्रदूषण का कारण बनता है। ध्वनि प्रदूषण उद्योगों की विशालता और उनके कार्य पर भी निर्भर करता है। ठीक है, लिख देंगे अपन, ध्वनि प्रदूषण उद्योगों की विशालता व कार्य पर निर्भर करता है। मतलब जितना बड़ा उद्योग होगा जितना उसका कार्य होगा, अब जितना विशाल होगा जितना उसका कार्य होगा, भैया मशीन भी उतनी चलने वाली है, शोरगुल भी उतना ही होने वाला है। तो उद्योगों की विशालता उनके कार्यों की तीव्रता जो होती है, उनके कार्य की तीव्रता हम बोल सकते हैं, कार्य की तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न होता है। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत से दूर होने वाले, मतलब अगर कोई क्षेत्र है, अगर आप चाहते हो कि भाई हम ध्वनि प्रदूषण से दूर रहे, तो आपको उन एरियो को छोड़ना होगा जहां पर सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर वायुयान, हवाई अड्डे होते हैं, रेलगाड़ी वाला स्थान होता है, वहां से आपको दूर रहना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि ध्वनि प्रदूषण भैया ना रहे। अब जैसे सिटी के लोग होते हैं ध्वनि प्रदूषण से बहुत ज़्यादा ग्रसित होते हैं गाँव की तुलना में, क्योंकि गाँव के अंदर ऐसा विकास तो मिलता नहीं है। तो ध्वनि प्रदूषण से अगर आपको बचना है तो आपको एक तो हवाई अड्डे से और एक रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी जो यार्ड होते हैं, स्टेशन होते हैं, उनसे दूर रहना होगा, तब जाके आप ध्वनि प्रदूषण से दूर रहेंगे। लिख देंगे इसको भी, ध्वनि प्रदूषण से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से कई समस्याएं उत्पन्न होती है। शहरों में वायुयान, हवाई अड्डे, रेलगाड़ियां सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं। इसलिए इन क्षेत्रों से आपको दूर रहना होगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ध्वनि प्रदूषण से दूर रहना चाहता हूं, देखो आपको बताओ ध्वनि प्रदूषण से दूर रहना आवश्यक है, क्योंकि ध्वनि प्रदूषण से कई प्रकार की समस्याएं होती है, वो समस्याएं मैं बताऊंगा आपको। लेकिन शहरों में ध्वनि प्रदूषण सबसे ज़्यादा जो होता है वो हवाईयान, हवाई अड्डों पर ज़्यादा होता है, प्लेन उतरते चढ़ते बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। रेलगाड़ियाँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती है ध्वनि प्रदूषण वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप चाहते हैं कि भाई ध्वनि प्रदूषण मैं सहन नहीं कर सकता, तो पहले तो इन दो क्षेत्रों से आपको दूर जाना होगा। साथ में उद्योग क्षेत्र जो होते हैं, इन उद्योगों से भी आपको मकान, हालांकि उद्योग क्षेत्र होते हैं वो तो एक इंडस्ट्रीज एरिया हो गया, रिको एरिया होता है, तो वो तो ऐसे भी सिटी से बाहर होते हैं, तो आपको जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यही सरकार के नियम के अनुसार ये सिटी से बाहर ही होते हैं। लेकिन वायुयान और आपके जो रेलगाड़ियाँ होती है ये तो सिटी के अंदर होती है, क्योंकि सुविधाएं आपको लेनी होती है। इसलिए आप आप ले सकते हैं सुविधाएं कि आप यहाँ से थोड़ा दूर रहें, क्योंकि कई तरह की मानसिक बीमारियाँ हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, कम सुनाई देना, ऐसी बीमारियाँ हो सकती है। लिख देता हूँ मैं इसको, ध्वनि प्रदूषण से कई बीमारियाँ होती है, जैसे मानसिक बीमारियां, चिड़चिड़ापन,
और एक होता है कम सुनाई देना। ऐसी कई बीमारियां जो है वो ध्वनि प्रदूषण की वजह से होती है। और भारत के जितने भी शहर होते हैं, जितने भी महानगर होते हैं, वहां पे ध्वनि प्रदूषण का खतरा सबसे ज्यादा माना जाता है, सबसे ज्यादा, गांव से ज्यादा शहरों में और महानगरों के अंदर। ठीक है, इसको मेंशन कर देता हूं, ध्वनि प्रदूषण का सबसे ज्यादा खतरा कहां पर? नगरों, शहरों और महानगरों में सबसे ज्यादा खतरा आपको इन्हीं क्षेत्रों में मिलेगा। आप चाहे तो इन क्षेत्रों से दूर रह सकते हैं, जो कि पॉसिबल है नहीं अब, क्योंकि अधिक से अधिक व्यक्ति अब या तो नगर में रहना पसंद करता है, शहरों में या फिर महानगरों में। इसलिए तो गांव के लोग थोड़े सरल, साधा और शांति प्रिय लोग होते हैं, और सिटी के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उग्रता होती है, सहन शक्ति बिल्कुल खत्म होती है, और वही कारण है ध्वनि प्रदूषण। तो इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट होता है ध्वनि प्रदूषण का। आज हमने भू प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बारे में चर्चा की। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।